नए वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट जब अपना फैसला सुनाने ही वाला था तो उनसे गुजारिश की गई कि थोड़ा और समय दिया जाए इस पूरे मामले पर हियरिंग करने का। आज 17 अप्रैल 3 बजे के बाद इसके ऊपर दोबारा सुनवाई होगी और उसके बाद फैसला आ जाएगा। लेकिन इस बीच थोड़ी सी हाइलाइट्स मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप समझ सकें कि आखिर हुआ क्या। इस बेंच को लीड कर रहे थे सीजेआई संजीव खन्ना। आपको पता ही है कि उनके 15 दिन ही अभी बस बचे हैं और उसके बाद उनके सक्सेसर जिनको मिस्टर गवाई को उन्होंने अपना सक्सेसर बनाया है और उसके बाद वो देश के सीजेआई होंगे। लेकिन संजीव खन्ना और साथ ही पूरी बेंच ने जिस तरह की टिप्पणियां की और ख़ास बातें रखी हैं उसको समझना, उसको एक बार जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मैं आपको पहले हाइलाइट्स के तौर पर वो बता देती हूँ और इम्पॉर्टेंट 3 बातें जिस पर रोक लगी हुई है जब तक कि 3 बजे के बाद इस पर सुनवाई होके एक फैसला नहीं आ जाता, वो क्या है उसको समझिए। पहले तो मैं आपको बताती हूँ संजीव खन्ना ने किस तरह की बातें, किस तरह की टिप्पणियां रखी। उन्होंने कहा कि जब हम यहाँ बैठते हैं तो हम अपना धर्म खो देते हैं। हमारे लिए दोनों पक्ष एक जैसे हैं। आप इसकी तुलना न्यायाधीशों से कैसे कर सकते हैं। ऐसा क्या हुआ कि बेंच को गुस्से में आकर ये बात सरकार के नुमाइंदे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कहनी पड़ गई। उन्होंने ऐसी बात क्यों कह दी कि जजों को अपने धर्म की बात, और वो वहां पर अपना धर्म भुलाकर बैठते हैं, ये कहना पड़ गया। उन्होंने कहा हमें बताया गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय वक्फ भूमि पर बना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी वक्फ का उपयोग गलत है, लेकिन ये एक वास्तविक चिंता है। संजीव खन्ना ये भी कहते हैं फिर हिंदू बंदोबस्ती के सलाहकार बोर्ड में मुस्लिम क्यों नहीं है? क्या आप ये कह रहे हैं कि अब से आप मुस्लिमों को हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड का हिस्सा बनने की अनुमति देंगे? खुलकर कहिए। ये सवाल सरकार से पूछा गया। वो ये भी पूछते हैं आप बाय यूजर वक्फ को कैसे रजिस्टर करेंगे जो लंबे समय से वहां है? उनके पास क्या दस्तावेज होंगे? इससे तो कुछ गलत हो सकता है, कुछ दुरुपयोग भी हुआ है। अगर आप इसे रद्द करते हैं तो ये एक समस्या होगी। वो ये भी कहते हैं और सवाल पूछते हैं मिस्टर मेहता, तुषार मेहता से पूछ रहे हैं मिस्टर मेहता, क्या आप ये कह सकते हैं कि अब से हिंदू संस्थाओं में मुस्लिमों को भी एंट्री मिल जाएगी, वो उसका हिस्सा हो सकते हैं? इसका जवाब आप साफ साफ दें। तो वक्फ कानून पर ये 3 अंतरिम आदेश वो देना चाह रहे थे, लेकिन तभी उन्हें रोका गया और उनसे गुजारिश की गई कि थोड़ी सी और मोहलत दे दीजिए इसके ऊपर हमें सुनवाई करने का, हमें अपनी अपनी बातें रखने का। पहला तो ये कि कोर्ट द्वारा घोषित वक्फ संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होंगी, वो संपत्ति वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड हो। दूसरा, कलेक्टर द्वारा किसी संपत्ति के सरकारी भूमि होने की जांच के दौरान उसे वक्फ न मानने वाला संशोधन प्रभावी नहीं होगा और वक्फ बोर्ड और काउंसिल में सिर्फ मुस्लिम सदस्य होंगे एक्स ऑफिशियो छोड़कर। अभी जब तक 3 बजे तक इसके ऊपर सुनवाई नहीं हो जाती तब तक इन 3 बातों पर रोक लगी हुई है। तो हुआ क्या कोर्ट में, थोड़ा सा संक्षेप में मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो पहला पॉइंट लाइव लॉ के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ। जब बेंच ने सॉलिसिटर जनरल से वक्फ बाय यूजर के स्टेटस पर सवाल किए, जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि नियरेस्ट एग्जाम्पल जो हिंदू चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट का है, जब भी हिंदू एंडोमेंट्स पर बात आती है हिंदूज होंगे जो उसे गवर्न करेंगे। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कंट्रोल जो है बोर्ड का वो उन लोगों के हाथों में होगा जो हिंदूज हो सकते हैं या फिर नॉन हिंदूज हो सकते हैं। जस्टिस संजय कुमार ने पूछा सॉलिसिटर जनरल एक एग्जाम्पल दे जहां जैसे कि तिरुपति टेम्पल का बोर्ड है, उसमें हिंदूज हैं, उसमें किसी हिंदू के ना होने का। तो सॉलिसिटर जनरल उसके जवाब में कहते हैं चैरिटी कमिश्नर। जस्टिस कुमार फिर कहते हैं बेंच जनरल ट्रस्ट की बात नहीं कर रहा है, रिलीजियस एंडोमेंट्स की यहां पर बात कर रहा है, आप चैरिटेबल कमिश्नर बोल रहे हैं। सीजेआई ने फिर पॉइंट आउट किया कि गवर्नमेंट के साथ जो डिस्प्यूट्स है उसकी बात में उस प्रोविजन पर उन्होंने सवाल पूछा कि जो प्रॉपर्टी है why the property should not be deemed as a वक्फ till the dispute is decided। जब तक कि ये डिस्प्यूट डिसाइड ही नहीं हो जाता तब तक उस प्रॉपर्टी को हम वक्फ क्यों ना मान लें। Why will it not remain a वक्फ प्रॉपर्टी? Let the civil court decide that। सिविल कोर्ट को इसके ऊपर फैसला करने दीजिए। तो तुषार मेहता टेल अस वक्फ बाय यूजर अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है 2025 के इस कानून से पहले वाले स्टेटस में, इज इट नाउ डिक्लेयर टू बी वॉइड और नॉन एग्जिस्टेंट? तो क्या अब जो नया कानून आ गया है उसके बाद
हम इसको एक पूरी तरह से मान लें कि अब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, खत्म हो जाएगा। और अगर रजिस्टर किया जाता है, नो दे विल रिमेन एज वक्फ इफ दे आर रजिस्टर्ड। तो सॉलिसिटर जनरल जवाब देते हैं कि अगर रजिस्टर किया जाता है तो नहीं, यानी अगर वो रजिस्टर्ड होते हैं तो वो वक्फ ही माने जाएंगे। तो सीजेआई ने फिर क्लैरिटी मांगी और उन कंडीशंस पर साफ तौर पर क्लैरिटी मांगी। तो इसका मतलब जो प्रॉपर्टी है मस्ट नॉट बी इन डिस्प्यूट। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी फिर डिस्प्यूटेड नहीं होनी चाहिए। फिर वो आगे बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स के यहाँ आने से पहले हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। बहुत सारी मस्जिदें हैं जो कि 14वीं या 15वीं शताब्दी में बनी हैं। टू रिक्वायर देम टू प्रोड्यूस अ रजिस्टर्ड डीड इज इम्पॉसिबल। और उनसे हम ये उम्मीद करें कि वो कोई रजिस्टर्ड डीड हमारे सामने रख दें, ये तो एक तरह से नामुमकिन है। ज़्यादातर केसेस जो हैं, जैसे कि जामा मस्जिद दिल्ली की बात हो गई, वक्फ विल बी वक्फ बाय यूज़र। तो वक्फ का मतलब वक्फ बाय यूज़र ही होगा, सीजेआई ने ये कहा। तो सॉलिसिटर जनरल पूछते हैं तो अभी तक उनको रजिस्टर करने से किसने रोका है? क्या चीज़ है जो कि उनको अभी तक रजिस्ट्रेशन से रोक रही थी? जस्टिस विश्वनाथन फिर आगे पूछते हैं क्या होगा अगर सेक्शन 3C इन्वोक कर दिया जाए सरकार द्वारा, और वो ये कहने लगे कि ये तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ये तो गवर्नमेंट लैंड है। तो सीजे खन्ना इसी चीज़ को फ्लैग करते हैं, इस प्रोविजन को फ्लैग करते हैं जो ये कहता है कि जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ नहीं रहेगी उसी वक्त से जब कलेक्टर अपनी इन्वेस्टिगेशन, अपनी जांच शुरू कर देगा अगर वो कोई सरकारी ज़मीन बताई जाए। तो वो कहते हैं, पूछते हैं, सवाल करते हैं, यानी सीजे सवाल पूछते हैं क्या ये फेयर है, क्या ये सही होगा? तो सॉलिसिटर जनरल आगे कहते हैं किसी भी वक्फ का यूज़ रोका नहीं जा रहा है। उसके प्रोविजन सिर्फ इतना कहता है दैट इट वोंट गेट द बेनिफिट्स एज अ वक्फ इन द मीन टाइम। उस बीच में जब तक की जांच हो रही होगी उस दौरान उसे वक्फ का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो अगर प्रॉपर्टी रेंट जनरेट कर रही है, टू हुम द रेंट हैज़ टू बी पेड, तो आप ये सवाल का जवाब दीजिए। सीजे ने साफ साफ पूछा। तो इस बीच में अगर वक्फ से कोई रेंट आ रहा है तो वो रेंट किसको पे किया जाएगा? यहां पर सॉलिसिटर जनरल कहते हैं इसके लिए रेमेडीज है ट्राइब्यूनल के पास और रिट कोर्ट्स हैं यहां पर अवेलेबल है कि जो अग्रीव्ड पार्टी है वो जा सकती है। और प्रोविजन ओनली डील्स विद द रेवेन्यू एंट्रीज, और जो प्रोविजन है वो सिर्फ जो रेवेन्यू के बारे में एंट्री की गई है उसको लेकर है। देखिए थोड़ा गोलमोल टाइप का ये जवाब है क्योंकि बहुत साफ सीजेआई ने ये सवाल पूछ लिया है। फिर रेंट किसके पास जाएगा? आप लटका देंगे कई दिनों तक, ऐसे चलता रहेगा मामला, और उस बीच में जब तक जांच चलती रहेगी, होल्ड पर रहेगा, तब तक आप उसको वक्फ होने से रोक देंगे। एवरी ऑर्डर पास अंडर द एक्ट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। अब हर चीज आप सोचे कोर्ट के हवाले डाली जा रही है, जुडिशियल रिव्यू, ट्राइब्यूनल रिव्यू, ये कर सकता है, अग्रीव पार्टी वहां जा सकता है। मतलब बेसिकली कोर्ट कचहरी ट्राइब्यूनल के धक्के खाता रहे अग्रीव्ड पार्टी, और आप बैठकर उसको डिस्प्यूटेड बता दें, और डिस्प्यूटेड होते के साथ ही उसे वक्फ होने से रोक दें। तो सीजे खन्ना ने दोबारा से सवाल पूछा, आप ये बताइए वक्फ बाय यूजर अभी वैलिड है या नहीं है? तो सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं अगर वो रजिस्टर किया जाता है तो उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और उनका रजिस्ट्रेशन तो 2013 से ही बहुत ही मैंडेटरी है। इस पे अभी भी सीजे कन्विंस नहीं हुए, वो नहीं माने, उनको अभी भी वो जवाब नहीं मिल रहा जो वो सवाल पूछ रहे हैं उसका। उन्होंने कहा दिस विल बी अनडूइंग समथिंग इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अभी तक कानून से जो चीज़ हमने बनाई उसको बेसिकली हम ख़त्म कर रहे हैं, उसको हम वापस कर रहे हैं जो अभी तक किया। हाउ विल यू रजिस्टर अ वक्फ बाय यूजर? आप बताइए वक्फ बाय यूजर को आप कैसे रजिस्टर करेंगे? देयर विल बी नो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, को दस्तावेज ही नहीं होंगे रजिस्ट्रेशन के, तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा उसको रजिस्टर करना। यू मे हैव अ पॉइंट दैट इट इज मिसयूज्ड। आपका एक पॉइंट हो सकता है कि उसको मिसयूज किया जा रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज का मिसयूज हो रहा है। जेन्युइन वक्फ बाय यूजर के एग्जांपल्स भी तो हमारे सामने हैं। उन्होंने कहा 1920 से चली आ रही प्रीवी काउंसिल की मैंने कई सारी जजमेंट्स देखी हैं, और आप अगर डीनोटिफाई कर देंगे वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज को तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। दूसरी बात जिस पर बेंच ने सवाल किया वो ये था अमेंडमेंट ओवरराइडिंग कोर्ट डिक्लेरेशंस। सीजेआई ने सीधे सवाल पूछा सॉलिसिटर जनरल से कि आपने जो एक प्रोविजन दिया है जो कि इंसर्ट किया गया है सेक्शन 2A में,
जो ये कहता है कि कोई भी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी वक्फ कानून के तहत कवर नहीं होगी, नॉट विद स्टैंडिंग एनी जजमेंट ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के किसी भी जजमेंट के हिसाब से। यानी लेजिस्लेचर, वो कहते हैं कि जो लेजिस्लेचर है, जो आपने बैठ के कानून बनाया है, वो ये डिक्लेयर नहीं कर सकता कि कोई भी जजमेंट या फिर किसी भी कोर्ट की डिक्री जो है वो खत्म हो जाएगी। आप तो बेसिकली ये कह रहे हैं उसके तहत यू कैन रिमूव द बेसिस ऑफ लॉ। जिस कानून की वजह से, जिस कानून को आधार बनाकर ये बात कही गई, कोई जजमेंट पास किया गया, आप उसका आधार हटा सकते हैं। लेकिन आप ये डिक्लेयर करेंगे कि कोई भी जजमेंट बाइंडिंग नहीं होगा, जजमेंट का कोई फायदा नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा, ये गलत है, ये आप नहीं कर सकते। तो सॉलिसिटर जनरल उसका जवाब में कहते हैं, मुझे नहीं पता उस तरह के शब्द इसमें क्यों आ गए हैं, आप उस पार्ट को इग्नोर कर दीजिए। देयर इज अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स हु डोंट वांट टू बी गवर्न्ड बाय मुस्लिम बोर्ड। वो कह रहे हैं कि बहुत लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स हैं जो कि किसी मुस्लिम बोर्ड द्वारा गवर्न नहीं होना चाहते। अगर मुस्लिम चैरिटी करना चाहता है वो कर सकता है ट्रस्ट के थ्रू। ये बोल रहे हैं सॉलिसिटर जनरल, सरकार की तरफ से बोलते हुए कह रहे हैं कि बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे जो किसी मुस्लिम बोर्ड की तरफ से गवर्न ही नहीं होना चाहते हैं, और वो जो पार्ट आप जिसका मेंशन कर रहे हैं उसको आप इग्नोर कर दीजिए। फिर लिखा क्यों है? बेंच फिर तीसरा सवाल पूछता है, जो नॉन मुस्लिम्स, गैर मुसलमानों को बोर्ड में शामिल करने की बात है उस पर। वो हियरिंग के दौरान सीजीआई सवाल पूछते हैं कि प्रोविजंस जो हैं इस अमेंडमेंट एक्ट में, जिसमें कि सेक्शन 9 और 14 है, वो ये अलाउ करता है, ये इजाज़त देता है कि नॉन मुस्लिम्स, गैर मुसलमानों का नॉमिनेशन सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में किया जा सकता है। तो सीजीआई पूछते हैं कि मुस्लिम्स, इफ मुस्लिम्स कुड बी इंक्लूडेड इन द बोर्ड्स गवर्निंग हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट्स। तो उन्होंने कहा अब आप सीधे मुझे सवाल का जवाब दीजिए कि जो हिंदुओं की धार्मिक संस्थाएं हैं, फिर क्या उसमें आप किसी मुसलमान को ऐड कराएंगे, इस तरह के प्रोविजंस देंगे? सीजीआई ने सवाल पूछा मिस्टर मेहता, मिस्टर तुषार मेहता, क्या आप ये आर्ग्यू कर रहे हैं, क्या आप ये दलील दे रहे हैं कि जहां तक हिंदू एंडोमेंट्स या फिर हिंदू रिलीजियस बॉडीज कंसर्न होंगी वहां पर भी आप फिर माइनॉरिटीज़ को अलाउ करेंगे, जिसके अंदर मुस्लिम भी शामिल होंगे, कि वो बोर्ड या फिर काउंसिल के सदस्य बन सकें? प्लीज़ बहुत साफ साफ खुले तौर पर इसका जवाब दीजिएगा हमें। तो इसकी जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में बात करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने एक कमेंट किया जिससे कि बेंच भड़क गए। सॉलिसिटर जनरल कहते हैं, गोइंग बाय द लॉजिक देन योर लॉर्डशिप्स कांट ऑल्सो हियर दिस मैटर। आप सोचिए, जजों के धर्म पर बात कर दी। वो कहते हैं फिर तो अगर उस लॉजिक से अगर हम चलेंगे फिर तो उस हिसाब से, क्योंकि वो कहना चाह रहे हैं कि जो बेंच में जितने 3 नाम बैठे हैं वो तीनों के तीनों तो फिर हिंदू हैं, फिर उस हिसाब से तो उनके केस को तीनों हिंदुओं को नहीं सुनना चाहिए, या सभी सिर्फ हिंदुओं को नहीं सुनना चाहिए। ये देखिए, जजों के धर्म पर टिप्पणी कर बैठे सॉलिसिटर जनरल। और उसके बाद जो मैंने शुरुआत में जिसका जिक्र किया था, वो बात जज ने बोली, वो बात बेंच को चुभ गई। सीजीआई खन्ना ने बहुत ही सख्त लहजे में ये बात कही, नहीं, सॉरी मिस्टर मेहता, वी आर नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट एडजुडिकेशन। हम सिर्फ उसके एडजुडिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम यहाँ पर बैठते हैं, हम अपना धर्म भुलाकर यहाँ पर बैठते हैं, हमारा धर्म नहीं होता है, हम लोग कंप्लीटली सेक्युलर होकर यहाँ पर बैठकर बात करते हैं, बिना किसी धर्म को अपने सिर पर बोझ की तरह लेकर घूमते हुए। हमारे लिए एक तरफ और दूसरी तरफ दोनों के दोनों बराबर होते हैं। लेकिन फिर हम लोग इस तरह के एक काउंसिल से डील कर रहे हैं जो कि रिलीजियस अफेयर्स की बात कर रहा है, तो इसलिए मुद्दे तो खड़े होंगे ना। हम यहाँ पे बात ही रिलीजियस अफेयर्स की से जुड़ी हुई कर रहे हैं, तो फिर ये वाले मुद्दे तो खड़े होंगे, ये इश्यूज तो खड़े होंगे। हम अगर ये बोलना चाहते कि मान लीजिए हिंदू टेम्पल कल को कोई रिसीवर अपॉइंट करता है, या फिर कोई एंडोमेंट ट्रस्ट है, उसके गवर्निंग बोर्ड में सारे के सारे हिंदू मेंबर्स हैं, तो आप उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं जजेस से, और ये कह सकते हैं कि जी यहाँ पर भी बैठे जजेस के जो है डिफरेंट बैकग्राउंड्स होने चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने फिर असर्ट किया द मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड वुड बी मुस्लिम्स। उन्होंने कहा ज़्यादातर तो मुस्लिम ही होंगे, नॉन मुस्लिम्स वुडंट बी मोर देन 2, 2 से ज़्यादा नॉन मुस्लिम नहीं होंगे।
जस्टिस कुमार ने तब भी बोला कि जो प्रोविजन है सेक्शन में वो ये तो नहीं कहता कि सिर्फ 2 मेंबर्स होंगे गैर मुसलमान, और उन्होंने कहा कि सॉलिसिटर जनरल का जो आर्ग्यूमेंट है वो बहुत ही मिलिटेटिंग है अगेंस्ट द स्टैट्यूट। एसजी सॉलिसिटर जनरल ने आगे कहा दैट ही वुड फाइल एन एफिडेविट एंड सेड दैट द प्रेजेंट कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड्स विल कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ दैट टर्म। तो उन्होंने कहा कि अभी जो हैं वो अपने टर्म तक रहेंगे, अभी इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो सीजेआई ने फिर आगे कंसर्न रेज किया जो सेक्शन 2A में प्रोविजन है। उन्होंने कहा वेयर पब्लिक ट्रस्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वक्फ, जहां पर पब्लिक ट्रस्ट को आपने वक्फ डिक्लेयर कर दिया है जो कि 100-200 साल पुरानी है, यू टर्न अबाउट एंड से इट इज नॉट वक्फ, आप अचानक से मुड़कर बोलते हैं कि अब वो तो वक्फ नहीं रहा। यू कैन नॉट रीराइट द पास्ट ऑफ 100 years बैक ना, आप 100 साल पहले का जो पूरा जो घट चुका है उसको दोबारा से कैसे लिख सकते हैं। तो आप सोचिए ये सब कुछ चला, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि गैर मुसलमान वाली बात पर जब सीजेआई ने ये सवाल पूछा था कि फिर क्या हिंदू एंडोमेंट्स में भी आप किसी मुसलमान को या फिर दूसरे धर्म जो कि माइनॉरिटी रिलीजन से बिलोंग करते हैं उनके मेंबर्स को शामिल करेंगे, चाहे हिंदू फिर एंडोमेंट्स हो या हिंदू मंदिर हो, उसका जवाब नहीं था एसजी के पास, और उसके तर्क में जजों का धर्म लेकर आ गए। 3 बजे का इंतज़ार कीजिए, देखते हैं कि क्या फैसला आता है, लेकिन उससे पहले इसलिए ज़रूरी था आप लोगों को पूरे हाइलाइट्स बताना। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, समय बहुत कम है हमारे पास, ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। सत्यमेव जयते।